तेरी शराब ने तो परेशान कर रखा है। चल उठ, पी लेता है तू और भुगतना पड़ता है मुझे। चल, कुछ क्या आदत तेरी शराब पीने की। चल चल, अब छूटे की शराब की लत जमा दूं। पैसे लगा, पैसे बैठे। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ड्राइवर चलो। क्या हुआ साहब इन्हें? पता नहीं क्या हुआ, पहले कह रहा था सीने में दर्द है, फिर अचानक बेहोश हो गया। वैसे इसकी दवाई हमेशा इसके जेब में रहती है, मैं देखता हूँ। तुम आगे देखो भाई, कहीं बारिश में एक्सीडेंट ना हो जाए। है नहीं शायद। सुनो ड्राइवर, वो सामने बिल्डिंग के पास गाड़ी रोक लो, मैं घर पर फोन करके दवाई के बारे में पूछ लेता हूँ, फिर रास्ते में किसी केमिस्ट की दुकान से दवाई खरीद लेंगे। हाँ भाई, कुर्ला चलोगे? नहीं साहब, भाड़ा लिया साहब। भाड़ा तो सोया तुम्हारा। क्या बात कर रहे हो साहब? नहीं जाने का तो मना तो करो। अरे साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे आपको साथी नहीं है? अरे तुम्हारे क्या? फिर टैक्सी वाले का कहना है कि इसके साथ एक और पैसेंजर भी था। ये लोग सल्दाना रोड से बैठे थे टैक्सी में। अच्छा, सर मर्डर शायद वही हो गया था सल्दाना रोड पर। जैसे ही वहाँ पर एक वॉचमैन आया, ये लाश को लेकर टैक्सी में बैठा। मेरी समझ में नहीं आता वो टैक्सी में ही क्यों गया, भाग क्यों नहीं गया? पता नहीं साहब, मैं इसकी जेब में कुछ ढूंढ रहा था, कह रहा था दवाई ढूंढ रहा हूँ, फिर इस बिल्डिंग की तरफ गया फोन करने के लिए। वो पीछे से भाग गया। शायद उसे वो चीज मिल गई होगी जिसे वो ढूंढ रहा था। तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं, उसका चेहरा टोपी से ढका हुआ था। तुम लोगों ने लाश के कपड़ों की तलाशी ली, कुछ मिला? हाँ सर, ये देखिए सर, लाश के जेब से ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। फैंटास्टिक। अंधे को और क्या चाहिए? दो आंखें। किशोर मदान, 12 मनीला कॉटेज, जेके रोड, खार, मुंबई। समझ में नहीं आता ऐसे में क्या करें, मगर पूछना तो पड़ेगा ही। मैं ही जाकर पूछता हूं। हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? जवान बेटा चला गया। माफ कीजिए। देखिए, हमें बहुत दुख हो रहा है, हम आपको ये बुरी खबर दे रहे हैं, मगर किसी ना किसी को तो ये काम करना ही चाहिए ना। देखिए, हमें जो बॉडी मिली है उससे आपके बेटे की शक्ल मिलती है। अगर आप हमारे साथ चलकर इस बॉडी की पहचान करने में हमारी मदद करेंगी तो बहुत मेहरबानी होगी।
इनकी पड़ोसी हैं? जी हाँ, मैं पास में ही रहती हूँ। अच्छा, क्या आप बता सकती हैं इनका बेटा किशोर काम क्या करता था? इन लोगों का एक फोटो स्टूडियो है अच्छा, सेंटा क्रूज में। सेंटा क्रूज में? सेंटा क्रूज में, बिसेंट रोड पर। विंसेंट रोड, अच्छा। अब ये स्टूडियो कौन चलाएगा? मालूम नहीं साहब, हमें तो अभी पता चल रहा है कि किशोर साहब का खून हो गया। बड़ी बुरी खबर दे दी आपने। अब हमारा क्या होगा? तुम्हें मालूम नहीं था? नहीं साहब, घर में माँ जी को पता चल गया। हाँ। हे भगवान, तुम कब से काम कर रहे हो किशोर के साथ में? यही कोई 3 साल से, जब से ये स्टूडियो खुला है। हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी आपस में। उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं साहब, वो तो बहुत सीधे साधे आदमी थे। पिछले कुछ दिनों से उनका बर्ताव कैसा था? मेरा मतलब है टेंशन वगैरह कुछ था उनको? टेंशन? थोड़ी सी टेंशन तो थी। वो क्या है कि उनके घर में चोरी हो गई थी। चोरी? हाँ, वैसे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो घबराए घबराए से रहने लगे थे। कभी कहते कि दुकान के बाहर बहुत देर से गाड़ी खड़ी है, कभी उन्हें ऐसा महसूस होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। आदमी घबराएगा नहीं तो क्या करेगा? घर में चोरी हो गई हो तो खराब तो लगेगा ही ना। कब हुई थी ये चोरी? 4 तारीख को, इसी महीने के 4 तारीख को। आप लोग कहाँ थे? मैं, किशोर मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। वापस आके देखा तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर का सारा सामान उथल पुथल हुआ था। सब जगह सामान बिखरा हुआ था। आपके घर से कोई सामान गायब हुआ था? पैसा, गहने? नहीं, कुछ भी नहीं। जहां तक मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं ले गया वो। पता नहीं क्यों। बड़ी अजीब बात है, चोर ने घर की हर चीज पलट कर रख दी मगर लेकर कुछ नहीं गया। आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? बताई तो थी। किशोर ने मुझे कहा था कि उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है। नहीं, उसने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। हमने सभी पुलिस स्टेशन चेक किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, किशोर ने ये स्टूडियो कैसे खोला था? मेरा मतलब है वो अकेला था या कोई और था उसके साथ में? नहीं, वो क्या है कि ये प्रॉपर्टी का मामला है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। नहीं, वैसे स्टूडियो तो वाकई किशोर ने ही शुरू किया था, मगर पैसे मल्होत्रा साहब ने दिए थे। मल्होत्रा? ये मल्होत्रा साहब कौन है? किशोर जिस अखबार में फोटोग्राफर का काम करता था, इसी के मालिक है ये। क्या नाम है अखबार का? सुबह। सुबह? मल्होत्रा? क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? यहाँ कोई मल्होत्रा नहीं है। इस अखबार के मालिक सिंह साहब हैं और वो लंदन में रहते हैं। ये आपको कैसे मालूम? जी, मुझे नहीं मालूम होगा तो किसे मालूम होगा? इस अखबार का एडिटर हूँ पिछले 10 साल से, और मेरी तनख्वाह भी तो सिंह साहब ही देते हैं ना। ये एक नया चक्कर। यहाँ कोई मल्होत्रा है ही नहीं। किशोर ने अपनी माँ से झूठ बोला सर। दूसरी बात ये साहब कि हमारा अखबार कोई तूफान तो है नहीं कि लाखों कॉपियां बिकती हूँ। बड़ी मुश्किल से ऑफिस चल रहा है। फिर हम किसी को फोटो स्टूडियो चलाने के लिए पैसे कहाँ से दे सकते हैं? आप ही बताइए। ये बात तो आपकी ठीक है, मगर किशोर आपके पेपर में काम तो करता था ना? यहाँ काम जरूर करता था, लेकिन 3 साल पहले। 3 साल पहले? हाँ, 3 साल पहले। उसके बाद उसने यहाँ से काम छोड़ दिया। जब वो यहाँ काम करता था तो उसकी तनख्वाह थी 3,500 रुपए। वो हमेशा कंगाल रहता था, लोगों से पैसे उधार मांगता रहता था। तो फिर वो पैसा लाया कहाँ से स्टूडियो चलाने के लिए? यही तो मैं सोच रहा था कि पैसे लाया कहाँ से। फिर मुझे लगा कि शायद उसका कोई अमीर रिश्तेदार मर गया होगा, उसके लिए कोई खजाना छोड़ गया होगा। बाकी फोटोग्राफर तो बस ऐसे ही था साहब, समझे वाली बात। हाँ, मुझे मालूम है। या गुड,
या बट कीप मी इन्फॉर्म। ओके। अरे सर वो फोटोग्राफर तो कुछ खास नहीं था। हाँ। फिर भी उसने ये फोटो स्टूडियो अपने नाम पर खरीदा सर, जो उसे 3.5 लाख रुपए में पड़ा। 3.5 लाख? अच्छा। सर ये देखिए, अक्टूबर 97 तक किशोर एक ही बैंक में पैसे रखता था और फिर अचानक कई बैंकों में पैसे रखने लगा सर, और सब में 40-40, 50-50 हजार रुपए। उसने और कई जगह पैसे रखे हैं, शेयर्स में, बॉन्ड्स में। एक फटीचर फोटोग्राफर अचानक नौकरी छोड़ता है, अचानक मालामाल हो जाता है और फिर 3.5 साल के बाद कोई उसे चाकू से मार देता है। सर लगता है किशोर किसी चक्कर में फंस गया था। शायद ब्लैकमेल। क्योंकि किशोर एक फोटोग्राफर था, शायद उसके हाथ कोई फोटो लग गई होगी जिससे वो किसी को ब्लैकमेल करने लगा होगा, और फिर जिससे वो ब्लैकमेल कर रहा था उसने उसको मार दिया। ये देखिए, उसने अक्टूबर 1997 को नौकरी छोड़ दी। हमने उसे 12 दिन की तनख्वाह दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, उसने अचानक काम पर आना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उसकी तनख्वाह के पैसे और नौकरी जाने का नोटिस उसके घर पर भिजवाना पड़ा। उसने अचानक नौकरी छोड़ दी? हाँ अचानक, बस क्यों ही। शायद आपको याद होगा उस समय शहर में दंगे हुए थे। ये दंगे वही तो नहीं जो झोपड़पट्टी तोड़े जाने की वजह से हुए थे? जी हाँ, वही। फिर क्या, किशोर को मैंने वहां भेजा कुछ फोटो लेने के लिए, दिगेवाड़ी। वहां कुछ बस जला दी गई थी। तो लाके दिए उसने फोटो? लाके? अजी उसने मेरी नाक कटवा दी। वो भाई जो यहाँ से गया आज तक वापस नहीं आया। दूसरे अखबार से फोटो खरीद कर छपवाने पड़े मुझे। हाँ मगर दिगेवाड़ी तो पास ही में है ना? हाँ पास ही में है, लेकिन वो तो अचानक गायब हो गया ना। गायब हो गया? हाँ गायब। हाँ, वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। शहर में दंगे हुए थे। किशोर उन दंगों की फोटो खींचने के लिए गया हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए किशोर को। आपको तो मालूम है ही, दंगों में कुछ भी हो सकता है। हाँ, फिर क्या हुआ? उस रात करीब 1:15 बजे किशोर वापस आया। उस समय हम सायन में केपल चाल में रहते थे। उसने हमारे बाथरूम को ही डार्क रूम बना रखा था। रात भर वो वहां फिल्म धोता रहा और फोटो बनाता रहा। ये देखो, ये सर्वोदय नगर है जहां सुबह पेपर का ऑफिस है, और ये है दिगेवाड़ी जहां किशोर को भेजा गया था जलती हुई बसेस के फोटो लेने के लिए, और ये है सायन जहां किशोर रहता था, कपल चाल। सर किशोर अपने ऑफिस से निकला था शाम 6 बजे और वो अपने घर पहुंचा रात 12:45 बजे, यानी करीब 6 घंटे बाद। हाँ, जो कुछ भी हुआ है इन्हीं 6 घंटों में हुआ है। किशोर ने शायद रास्ते में कुछ देख लिया। उसने उसके फोटोज खींचे, सारी रात बैठकर उन फोटोज को डेवलप किया और दूसरे दिन से ऑफिस जाना बंद कर दिया। फिर 1 महीने बाद उसके पास इतने पैसे आ गए कि उसने अपना स्टूडियो खोल लिया। ब्लैकमेल से ही आए होंगे सर? यस, आज से 3 साल पहले 12 अक्टूबर 1997 की रात को 7 बजे से लेकर 1:15 बजे के बीच में इस शहर में क्या क्या हुआ उसका पता लगाओ। मगर सर, मुझे मालूम है ये काम आसान नहीं, फिर भी हमारे एक एक रिकॉर्ड्स चेक करो। न्यूज़पेपर के ऑफिसेज में जाके उनकी एक एक खबर, एक एक फोटोग्राफ देख कर आओ। सर 1997 में हुए दंगों में शहर में 8 खून हुए थे, 4 जगह बस जलाई गई थी, 15 दुकानें लूटी गई थी और 10 प्राइवेट कार्स जलाई गई थी। और सर उनमें से एक कार यहां जलाई गई थी, सर्वोदय नगर और दिगेवाड़ी के बीच, यहां पर सर। उस कार में एक आदमी मरा हुआ पाया गया था सर। ये रही उस आदमी की तस्वीर। सर इस आदमी का नाम करण गोपाल था। पुलिस को आज तक पता नहीं चल सका कि ये कार किसने जलाई थी। इसे भी दंगे में हुआ एक एक्सीडेंट ही मान लिया गया। ये जगह तो सुबह न्यूज़पेपर ऑफिस के पास में ही है। हाँ सर, आधे घंटे की दूरी पर है। सर फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि इस आदमी की मौत करीब 7:30 बजे हुई होगी। 7:30 बजे? जी सर। व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या सर?
किशोर अगर अपने ऑफिस से 7 बजे इस तरफ को चला होता तो वो भी इस जगह पर 7:30 बजे ही पहुंचता। और ये जगह तो दिघेवाड़ी और सर्वोदय नगर के रास्ते में ही है, और किशोर भी तो दिघेवाड़ी जा रहा था। मतलब सर वो यहां से जरूर गुजरा होगा। हो सकता है। तो फिर सर उसने देखा होगा कि गाड़ी कौन चला रहे थे। किशोर एक फोटोग्राफर था, उसने जरूर फोटो खींची होगी। तो क्या किशोर ने किसी को देख लिया था कार को चलाते हुए? किशोर ने देखा, फोटो ली और फिर ब्लैकमेल करने लगा। फिर खुद मारा गया। किशोर का खून किसने किया ये पता लगाने के लिए हमें पहले करण का खून किसने किया इसका पता लगाना होगा। भाई तभी ये करण शादीशुदा था क्या? और रात में कैसे भूल सकती हूँ? 12 अक्टूबर की रात, उसी रात को तो मैं विधवा बनी थी। उसी रात को तो हमारा करण हमें छोड़ के चला गया था, हमें अकेली। वी आर वेरी सॉरी, हमें आपको पुरानी बातें याद नहीं दिलानी चाहिए थी। मैंने कहा भी था करण से मत जाओ बाहर, शहर में टेंशन है। फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। कहने लगा ऑफिस का मामला है। अब बताइए, झगड़ा था स्लम वालों का और पुलिस का, और बीच में करण मारा गया बिना बात के। किसी ने जला दिया उसे कार में। दिव्या, दिव्या डार्लिंग, फटाफट तैयार हो जाओ, हमें होटल कैसीनो चलना है, वहां पर एक जबरदस्त पार्टी। प्रताप, ये सीआईडी ऑफिसर है और ये करण की मौत पर पूछताछ करने आए हैं। और एसीपी साहब, ये मिस्टर प्रताप हमारे परिवार के अच्छे दोस्तों में से एक। अच्छा, ठीक है। प्रताप की और करण की बहुत अच्छी दोस्ती थी। कॉलेज में हम तीनों साथ साथ थे। करण की मौत के बाद इनका हमें बहुत सहारा है। माफ कीजिएगा, हमने आपको तकलीफ दी। हम फिर कभी आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच दिव्या जी और प्रताप साहब जी। सर ये स्वरूप साहब है, करण के वकील है। तो आखिर दिव्या के आंसुओं ने आप लोगों के दिल को पिघला ही दिया एसीपी साहब। ऐसा ही होता है। एक्चुअली वो यहाँ एक्टिंग करने आई थी, एक्ट्रेस वैक्ट्रेस तो बन नहीं पाई, लेकिन बेचारा करण फंस गया। वही मैं सोच रहा था कि दीवारों पर करण की तस्वीर कैसे नहीं। अरे होगी भी कैसे एसीपी साहब, उसका पहले से ही प्रताप के साथ जरूर कोई चक्कर चल रहा होगा। ये दिव्या बहुत पहुंची हुई चीज है एसीपी साहब। करण की मौत से उसे बहुत फायदा हुआ, एक झटके में मालामाल हो गई। करण की मौत से और किसको फायदा हुआ? मलिक को एसीपी साहब। और किसको? मलिक? हाँ, करण का बिजनेस पार्टनर। एक्चुअली एसीपी साहब, करण पार्टनरशिप तोड़ने वाला था और इनके सारे क्लाइंट्स करण के साथ जाने वाले थे। और मलिक की हालत खराब हो जाती। खराब? सड़क पे आ जाता वो। लेकिन इसी बीच करण मारा गया और उसका सारा बिजनेस और क्लाइंट्स मलिक की गोद में। ये मलिक कहां मिलेगा? हाँ वाला मलिक साहब, बात यह है कि वो पार्टी कह रही थी। अरे ऐसी बात यहाँ नहीं। आजा गाड़ी में बैठ कर, गाड़ी में बैठ के बात कर। बाबू दरवाजा खोलना, चलो रेस जाने में देर हो रही है।
मलिक ने ऑफिस सिर्फ नाम के लिए खोल रखा है, क्योंकि ज्यादातर ये रेस कोर्स में ही रहता है। वहां से वो क्लब जाता है, फिर किसी 5 स्टार होटल के बार में जाके बैठता है सर। इसके साथ एक बॉडीगार्ड भी है, वो भी बड़ा गड़बड़ लगता है सर। अच्छा। और सर ये दिव्या, इस दिव्या का इतिहास भी करीब करीब ऐसा ही है सर। ये ज्यादातर उस प्रताप के साथ रहती है जो हमें मिला था। सर इसकी भी 2 ही मंजिलें हैं, या तो कोई होटल या फिर कोई पार्टी। अच्छा अच्छा, ये प्रताप वैसे करता क्या है, कुछ पता चला? कुछ करता वर्ता नहीं है सर, उसका खर्चा भी ये दिव्या ही उठाती है। पता नहीं क्या जादू चला है उसने। वैसे दिव्या के अपने खर्चे भी बहुत हैं, कहां से आ रहा होगा इतना पैसा? वैसे करण की मौत का फायदा इन तीनों को ही होने वाला था। दिव्या, प्रताप और मलिक, इन तीनों में से किसी एक ने करण का या तो खून करवाया या फिर किया होगा। और आज 3 साल बाद किशोर को रास्ते से हटाया गया। सर हम इन तीनों को उठा के लाते हैं सर, शायद थोड़ी पूजा पाठ के बाद ये सब बोलने लगेंगे। नहीं दया, यहां पूजा पाठ काम नहीं आएगा। करण का खून 3 साल पहले हुआ है, तो अब क्या पूछेंगे हम उन्हें कि उस रात तुम कहां थे, तुम्हारे पास कोई गवाह है? वो सच कह रहे या झूठ, इसका हम पता कैसे लगवाएंगे? नहीं दया, हमें कुछ और ही तिकड़म चलानी पड़ेगी। प्रताप, मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक न एक दिन करण के खून की पूछताछ जरूर होगी। मगर वो खून कहाँ था? वो तो एक एक्सीडेंटल मौत थी, दंगों में मरा हुआ कोई आदमी, और फिर साथ में हमें पुलिस का हैंडसेट वहां रखा है, मैं लाऊं? तुम यहीं से सुन लो। हेलो। क्यों मैडम, मजे हो रहे हैं? मजे? अच्छा टाइम पास हो रहा है? कौन बोल रहा है? किशोर का वारिस। अब किशोर की सारी संपत्ति मेरी है। किशोर को पहचानती हो ना? किशोर? कौन किशोर? नाटक बंद कर। मैंने कहा ना मैं किशोर का वारिस हूँ, उसका काम अब मैं संभाल रहा हूँ। मगर मैं किशोर जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं पूछ रहा हूँ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्या चाहिए वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। आज रात 1 लाख रुपए लेकर पार्ला में मंत्रा मिल के पीछे आ जा, मैं तुझे वहीं मिलूंगा, समझा? ये क्या चक्कर है? कौन है भाई? बोला ना, सुना नहीं क्या? मैं किशोर का वारिस हूँ। थोड़ा कान में तेल डाल के सुन। पार्ला में मंत्रा मिल के पीछे ठीक 10 बजे आना। अभी मुझे सिर्फ 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख। क्या बकवास कर रहा है? ये बकवास नहीं है। आज रात 10 बजे मंत्रा मिल के पीछे 1 लाख, समझा? 1 लाख। फ्रेडरिक्स, अरे मुझे मालूम नहीं था तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। कहो तो ट्राई करो तुम्हारे लिए। नहीं, सीरियल बनाने वाले 1-2 डायरेक्टर्स हैं मेरे जान पहचान के। देखा क्या तुमने? अरे एक बार तो मुझे लगा कि वाकई कोई अपराधी बोल रहा है। वेरी गुड। फेडरिक्स, अगर तुम्हारी पुलिस की नौकरी गई ना तो फिल्मों में काम जरूर मिलेगा इसे। अरे नहीं सर, वो दिन रात अपराधी अपराधी मिलते हैं हमें। आहिस्ते आहिस्ते हम लोग भी ऐसी ही बातें करने लगते हैं। चलो ठीक है। अब कांटा तो फेंका है तुमने पानी में, देखते हैं मछली फंसती है या नहीं। अभी तक कोई आया क्यों नहीं? हेलो ये सब। हेलो दया, कोई दिख रहा है क्या? नहीं सर, इस तरफ तो कोई आया नहीं अभी तक। जैसे कोई आता मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा सर। दोनों में से एक भी मछली फंसने को तैयार नहीं है। तीसरा ही खूनी है कोई। हेलो फ्रेडरिक्स, सुधाकर, गाड़ी को पीछे से घेर लो, गाड़ी को पीछे से घेर लो।
कार में एक ब्रीफकेस थी, उसमें ये फोटो मिले। हाँ मलिक साहब, ये फोटो किशोर ने खींचे थे। क्या है ये सब? हाँ? ये खून नहीं तो और क्या है? क्यों? किशोर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था और किशोर मारा गया। मैंने करण को मारा है, वो मुझे बर्बाद कर देना चाहता था। मैं क्या करता? दंगों में मैंने भी हाथ धो ली, मगर किशोर को मैंने नहीं मारा। क्या? हाँ। इस किशोर ने मुझसे लाखों रुपए ऐंठे। उसने मुझे देखा था करण की कार चलाते हुए। इसलिए तुमने उसे मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा उसे। तो? मैंने नहीं मारा। मौत की खबर मैंने अखबार में पढ़ी। मैं डर गया, कहीं पुलिस को उसके घर में मेरे फोटोग्राफ न मिल जाए, वो कार चलाते हुए। फिर क्या हुआ? 2 दिन पहले मुझे किसी ने फोन किया कि वो कार चलाते हुए मेरे फोटोग्राफ उसके पास है और उसे 5 लाख रुपए चाहिए शुक्रवार तक, फ्राइडे तक। फिर कल एक फोन आया कि 1 लाख रुपए चाहिए आज। मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि पहले शुक्रवार फिर कल, कुछ समझ नहीं पाया। और वो फोन हमने किया था। किसी ने उन नेगेटिव्स के लिए किशोर का खून किया और अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है ना कि वो शुक्रवार को आएगा पैसे लेने के लिए, तो ठीक है, हम शुक्रवार तक इंतजार करेंगे। हथकड़ी खोल दो इसकी। ध्यान रखना, उस्ताद आदमी है, कहीं भाग न जाए। तो मलिक साहब, अब फोन आएगा तो बात करना। जब मैं स्पीकर फोन का बटन दबाऊंगा तो ही बात शुरू करना। हम भी सुनना चाहते हैं, समझे? और आशा सर, कॉलर आईडी पे जो नंबर आएगा वो फौरन चेक करना। यस सर। शायद फोन अभी आ जाए। फोन आ गया। अच्छा, सर, 511001। सर, मैं चेक करके आती हूँ। जल्दी जल्दी। मलिक, मलिक इधर आओ। मलिक जल्दी आओ। हेलो हेलो हेलो, मलिक बोल रहा हूँ। क्या मलिक, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? हाँ हुआ है। शाबाश। कहाँ मिलना है? मिलने की बात छोड़, आज 5 लाख रुपए लेकर 2 बजे अंधेरी में जा, भाटेकर रोड पर। वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कचरे का डिब्बा है। सुन रहा है ना? हाँ हाँ। तो ध्यान से सुन, पैसों को अखबार में लपेटकर एक प्लास्टिक के थैले में रखकर कचरे के डिब्बे में फेंक दे और वहां से चुपचाप भाग जा, और कुछ गड़बड़ मत करना। नहीं करूंगा। सर। हाँ आशा। सर, कुरला में एक पे फोन से कॉल आया था, कंट्रोल रूम फोन कर दिया सर। जब तक पुलिस वहां पहुंचेगी वो भाग चुका होगा। ले, हम भाटलेकर रोड चलते हैं, अभी वहां पे वॉच रखते हैं। और तुम मलिक, पैसे का बैग कचरे के डिब्बे में फेंकोगे, मगर उसमें पैसे नहीं होंगे, समझे?
वक्त पर आया ये मलिक। अपनी गाड़ी खड़ी है ना उसे पकड़ने के लिए। जी सर। सुधाकर तो इसकी कार में लेटा हुआ है। ये भाग नहीं सकता। अब देखते हैं दया बड़ी मछली आती है या नहीं। एक मक्खी आई है कचरे के पास दया। लगता है ये मक्खी इसी कचरे पे बैठेगी सर। बाइनोकुलर देना। ओह, अच्छा ऐसी। तो ये है मक्खी। प्लीज बंद करो ये। क्यों कमलेगी, पैसे ले आए? आप लोग? हाँ हम लोग। आप लोगों को कैसे पता चला कि करिए ड्रामा रोने धोने का। हट। चल चल। तू नहीं मारा ना किशोर को? मैं हमेशा सोचता था कि किशोर के पास इतने पैसे कहां से आए। अच्छा, फिर मैंने एक दिन उसे दारू पिलाई तो किशोर ने सब बता दिया। क्या बताया? यही कि वो मलिक को ब्लैकमेल कर रहा है। मलिक के फोटोग्राफ्स के नेगेटिव उसके पास थे। और तुम्हें लगा कि मलिक की फोटो अगर तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम्हारी चांदी हो जाएगी। हाँ? किशोर के घर में चोरी तुमने की? चोरी नहीं। हाँ चोरी। सच बता। हाँ। लेकिन मैंने बहुत ढूंढा पर मलिक के फोटोग्राफ्स के नेगेटिव मुझे वहां नहीं मिले। फिर कैसे मिले? मैंने उसे डरा दिया। मैंने कहा कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई गाड़ी दुकान के बाहर हमेशा खड़ी रहती है। तो उसे लगा होगा कि मलिक उसके पीछे पड़ गया है और वो घबरा गया। फिर मैंने किशोर को सलाह दी कि वो नेगेटिव कहीं और छुपा दे या उसके कई कॉपी निकाल ले। वो मान गया और नेगेटिव निकाल दिया। कहां पर थे नेगेटिव्स? बैंक के लॉकर में। तो तुम उसके पीछे लग गए? फिर मैंने सदाना स्ट्रीट पर उसके ऊपर अटैक कर दिया। टैक्सी में मैंने बहुत ढूंढा और उसकी जेब से मुझे वो नेगेटिव का रोल मिल गया। और तुमने टैक्सी ड्राइवर को बताया कि तुम्हारे दोस्त के दिल में बहुत दर्द हो रहा है। और मैं बहाना बनाकर वहां से भाग गया। किशोर तो चाकू से मारा गया, मगर इस खून के जुर्म में कोर्ट तुम्हें रस्सी से लटकाएगा। यहां से गिरा है वो।
आराम से आराम से, पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी होगी। आराम से एकदम। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ये देखो, ये गमला यहाँ से गिरा है। इस आदमी को शायद धक्का दिया गया है, कूदा नहीं है यहाँ से। और नीचे भी वो पीठ के बल गिरा था। अगर कूदा होता तो पेट पर गिरता। जिस आदमी ने इसे देखा उसने कुछ बताया क्या? वो सामने वाले मिल में वॉचमैन है। जैसे उसने चीख सुनी वो भागता हुआ यहाँ पर आया, पर उसने यहाँ पर किसी को देखा नहीं। अच्छा, ये गिरने वाले ने कुछ कहा? नहीं। सर। हाँ सुधाकर। गिरने वाले की जेब में से ये मिला है। इंस्पेक्टर पवन कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर का कार्ड। काफी हड्डियां टूट गई है सर। जी हाँ सर, मैं ही इंस्पेक्टर पवन कुमार हूँ। मैं कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में हूँ। अच्छा, जो आदमी ऊपर से गिरा उसकी जेब में से आपका कार्ड मिला, वो कैसे? सर, ये आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया था और इसे 4 साल की सजा हुई थी। तो ये एक अपराधी है? जी नहीं सर, अपराधी था, अब नहीं है। ये जेल से पैरोल पर छूटा है और मैं इसका पैरोल ऑफिसर हूँ। इसे हर हफ्ते मुझसे मिलना पड़ता है पुलिस स्टेशन में। अच्छा, पर अभी तो इसका बचना मुश्किल लगता है। जी सर, लेकिन सर इसे धक्का किसने दिया होगा? ये तो एकदम शरीफ आदमी हो गया था। शरीफ आदमी? शरीफ आदमी की जेब में ये चाकू कैसे? चाकू? सर, इसकी जेब में कैसे? ये तो जब चोरी किया करता था तब भी कभी चाकू साथ नहीं रखता था। ये तो एक मामूली सा चोर था, चोर। अच्छा, इसके परिवार में कोई है? जी सर, पत्नी है। जरा बुलाइए उन्हें। जी सर। दूध वाला, दूध दे लो। सर, इनका नाम स्मृति है। इन्हें ये नहीं मालूम कि सुंदर की जेब में चाकू कहाँ से आया। सर, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया। सर, लगता है सुंदर अब नहीं बचेगा। जरा सा होश आता है उसे बीच बीच में। डॉक्टर साहब ने कहा है आपको जो कुछ भी पूछना है जल्दी पूछ लीजिए सर। लेट्स गो। सुंदर, बताओ ये किसने किया? किसने किया ये बताओ। सुंदर, मैं खूनी नहीं है। खूनी? कौन खूनी? मैं मना किया, मुझे ऊपर से फेंक दिया। किसने फेंका? मैं मना किया। सुंदर, 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 बताओ सुंदर, किसी ने तुम्हें खून करने के लिए कहा? हाँ? तुमने उसे मना कर दिया? हाँ? तो उसने तुम्हें नीचे फेंक दिया? सुंदर, सुंदर, उसने तुम्हें नीचे फेंक दिया? सुंदर, कौन है वो सुंदर जिसने तुम्हें पैसे दिए? बताओ सुंदर। सुंदर, नहीं सुंदर, सुंदर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। स्मृति, मुझे माफ कर दे। मैं खूनी नहीं। सुंदर, 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 बताओ तुम किसका खून करने जा रहे थे? हैं? किसका खून करने वाले थे तुम? सुंदर, बताओ सुंदर।
14 14 क्या सुंदर? बताओ सुंदर। द्वारका कॉटेज। द्वारका कॉटेज? हाँ बोलिए। खार। सुंदर सुंदर डॉक्टर साहब, सुंदर सुंदर सुंदर। कौन है? सीआईडी, दरवाजा खोलो। सीआईडी? जी हाँ। कार्ड दिखाइए अपना। लेकिन इतनी सुबह सुबह क्या काम है? एक आदमी अस्पताल में मर गया है करीब 2.5 घंटे पहले। उसे किसी ने धक्का दिया था बिल्डिंग के ऊपर से। लेकिन इस सब का मुझसे क्या मतलब? उस आदमी ने मरते मरते आपका एड्रेस बताया है, 14 द्वारका कॉटेज, खार। क्या उस आदमी ने आपको मेरा पता बताया था? जी हाँ। इसका मतलब कोई मुझे भी मारना चाहता है। अब क्या मालूम क्या बात है, यही तो पता लगाने के लिए हम यहाँ आए हैं। वैसे यहाँ और कौन कौन रहता है? जी 6 महीने पहले तक तो मेरी पत्नी नेहा और मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ थे। लेकिन अब कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। आपकी पत्नी कहाँ गई? जी वो चली गई। क्यों? जी बस ऐसे ही। ऐसे ही। वैसे आप डर डर के दरवाजा क्यों खोल रहे थे? आपको किसी से खतरा है क्या? हाँ साहब, खतरा तो है ही। आप देखिए ना, आप मेरी आंसरिंग मशीन पे ये सुनिए जरा, ये मैसेज सुनिए। अबे प्रमोद, फोन उठा फोन। अबे तू क्या समझता है ये मशीन तुझे बचा लेगी? हैं? अबे 5 लाख लेने हैं तुझसे, 5 लाख, समझा? क्या करूं साहब, मुझे जुए की लत लगी हुई है, छूटती ही नहीं। इसीलिए आपकी पत्नी आपको छोड़कर गई है? जी हाँ। वैसे ये 5 लाख रुपए किसको देने थे? साहब वो फुटबॉल मैच का फाइनल चल रहा है ना, उसमें लगाए थे 5 लाख। अच्छा। बैट हार गया तो बुकी को देने। ये बुकी है कौन? सब लोग उसे पापा जी कहकर बुलाते हैं। पहले तो अच्छा आदमी लगता था साहब, लेकिन जब से मैं पैसे हार गया हूं, पूरा राक्षस बन गया है। राक्षस वो मेरा जीना हराम कर दिया है उसने। मैं कहीं आ जा भी नहीं सकता हूं। तो आप उसके पैसे दे क्यों नहीं देते? कहां से दूं साहब, है ही नहीं। ये जगह बेचने की कोशिश की तो नेहा बेचने नहीं देती। वो हम दोनों के नाम है ना ये जगह। आपको क्या लगता है ये पापा जी आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ साहब। क्योंकि आपने उनके पैसे नहीं दिए इसलिए? बिल्कुल। जब भी दरवाजे की घंटी बजती है तो मेरा दिल कांप उठता है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। आपके इस पापा जी से मुलाकात हुई कैसे? मैं उससे कभी मिला नहीं, बस फोन पर ही बात होती थी। अच्छा। उसका नंबर हर 15 दिन में बदल जाता है। हाँ। फिर कोई ना कोई फोन करके बता देता है कि नंबर बदल गया। ऐसा कीजिए, इस पापा जी का नंबर हमें दे दीजिए। वो अभी का नंबर है ना आपके पास? लगता है बहुत सस्ते में छूट गए। अगर वो बेचारा दूसरा वो नहीं बच सका है। शायद इस पापा जी का इस खून से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। माफ करना पापा जी, धंधे के टाइम में आपको डिस्टर्ब किया। अच्छा, कौन है? फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। प्रमोद के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। प्रमोद? हाँ प्रमोद। हम तो ये सुना हुआ लगता है। अच्छा, आप इसे पहचानते हैं? ये कौन है? ये कौन है? ये आदमी प्रमोद को मारने के लिए भेजा गया था। हाँ, प्रमोद ने आपका बहुत पैसा देना है ना? बाद में फिर इस आदमी ने एक काम करने से मना कर दिया, या फिर उससे काम नहीं हुआ तो बेचारा मारा गया। आपने उसे टेरेस से नीचे फेंक दिया। जी, मैं धंधे वाला आदमी हूँ। अगर अपने ग्राहकों को मरवा दूंगा तो फिर पैसा कहां से आएगा? सोचिए। अच्छा,
आपने कभी प्रमोद को धमकी नहीं दी थी? धमकी? हाँ, धमकी। वो तो बस यूं ही थोड़ी सी जरा जोर से बोला था मैसेज उसकी आंसरिंग मशीन पर। फिर ये आदमी क्यों मरा? मैं क्या बताऊं क्यों मरा? हाँ तो एसीपी साहब, आखिर किसी ने प्रमोद को खत्म करने की कोशिश कर ही दी। एक न एक दिन तो ये होना ही था, क्योंकि इतनी बुरी तरह वो अपने बुरे कर्मों के दलदल में फंसा हुआ था कि मैंने सोचा प्रमोद की खबर सुनकर आप चौंक जाएगी। मैं क्यों चौंकने लगी? मुझे तो वो घर छोड़ना पड़ा, वो भी अपने बेटे के साथ, ताकि कहीं ये भी न बिगड़ जाए। बिगड़ जाए? कैसे? इतने सालों तक मैं चुपचाप सहती रही, हर रोज पीना, दिन रात जुआ। मेरे पिताजी ठीक कहते थे, बेटा तूने तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है इस जुआरी से शादी करके। खैर, अब तो मैं खुश हूं। एक बार डिवोर्स हो जाए फिर अच्छा है। क्या आपको मालूम है कि उसने एक बुकी को 5 लाख रुपए देने हैं? हाँ, मुझे मालूम है। मालूम है? मालूम है? हाँ, वो यहाँ आया था, 5 लाख रुपए मांगने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि मकान बेच देते हैं। मकान तो हम दोनों के नाम पे है ना, वो कैसे बेच सकता है? फिर क्या? कहने लगा मैं सुधर जाऊंगा, पीना छोड़ दूंगा, जुआ छोड़ दूंगा। छोड़ देगा? मैंने कहा पहले मुझे डिवोर्स दे दो, बच्चा मुझे दे दो, फिर बेचने दूंगी मकान। लेकिन वो नहीं माना। नेहा जी, आपके पति के सामने मौत खड़ी है, वो आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, फिर भी आप उसकी मदद करने को तैयार नहीं। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा ना। देखा तुमने इस औरत के दिल में कितनी नफरत है अपने पति के लिए। उसे चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कोई परवाह नहीं। और वो ये नफरत छुपा भी नहीं रही है सर। वैसे सर लगता है पापा जी भी सही कह रहा है, ग्राहक को मारने से क्या फायदा? मगर प्रमोद के पास पैसे है किधर देने के लिए? मगर एक बात है सर कि नेहा को मालूम है प्रमोद ने पापा जी को 5 लाख रुपए देने हैं। हाँ, ये कोई बड़ा चक्कर है जिसमें इन दोनों का हाथ है, पापा जी का और नेहा का। दोनों में से एक ने या फिर दोनों ने मिलकर सुंदर को कहा होगा कि प्रमोद को उड़ा दो, या फिर सुंदर के पीछे किसी तीसरे का हाथ है। एक चोर 4 साल जेल की सजा काट कर बाहर आता है और थोड़े दिनों बाद फिर से बुरे काम शुरू कर देता है और फिर खून करने पर उतर आता है। नहीं सर, सुंदर सुधर गया था। जब वो जेल से बाहर आया तो इतना डरा हुआ था कि पूछो मत। मैंने उसे गैरेज में काम दिलाया था। वो तो उसने छोड़ दिया था? नहीं, मालिक ने निकाल दिया। उसे पता चल गया कि ये जेल की सजा काट के आया है। उसके बाद काम मिला ही नहीं उसे। तो फिर उसका घर कैसे चल रहा था? उसकी औरत घरों में काम करती थी सर, वो काम भी छूट गया। तो हालत इतनी खराब हो गई थी सर कि मुझे डर था कि कहीं वो वापस चोरी शुरू ना कर दे। आखिर में से वही तो किया। चोरी तो छोड़ो, किसी ने उसे खून करने के लिए भी राजी कर लिया था। नहीं सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो खून करने वाला अपराधी नहीं था। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर पवन, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे उसकी और आपकी भाईबंदी थी। कोई रिश्तेदार लगता था आपका? नहीं सर। सर आपने बात तो बहुत सीरियस कह दी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उसे किसी ने फंसाया है। कौन हो सकता है वो? कोई आदमी है जिसने सुंदर को पापा जी से या नेहा से मिलवाया था। अगर वो मिल जाए तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। क्या बताऊं साहब, उसे क्या हुआ था पता नहीं, किसने फंसा दिया उस गरीब को। साहब जब से वो आदमी घर पे आया ना, बस तभी से सब कुछ बदल गया। कौन सा आदमी? वो तो मालूम नहीं कौन था साहब। क्या आपने उस आदमी को पहले कभी देखा है?
मैकेनिक जैसा दिखता था। नाम बताया था उसने अपना? दर्पण। हाँ साहब, दर्पण। कब आया था वो? वो साहब कि मरने से तकरीबन हफ्ता भर पहले। ये कोई 18 तारीख थी साहब। अच्छा, क्या रहा था वो आदमी? कह रहा था कि सुंदर को पेट्रोल पंप पे आने को कहना। कोई काम की बात है। फिर अगले दिन वो पंप पे गया, मगर रात को देर से लौटा, एकदम उदास। मुझे लगा कि नौकरी नहीं मिली इसलिए, पर उसके बाद वो एकदम बदल गया। कैसे? एकदम चुप हो गया। दूसरे दिन भी वो सारा दिन गायब रहा। रात को 2 बजे घर लौटा। मेरी तो समझ में ही नहीं आया साहब कि ये क्या हो गया। तो क्या वो दूसरे दिन ठीक हुआ था? 2 दिन तो वो घर में ही पड़ा रहा। घर से बाहर जाता, पी के घर आ जाता। फिर 22 तारीख को वो घर से बाहर निकला साहब। उसके बाद तो वापिस ही नहीं आया। क्या इस दर्पण ने बताया कि ये पेट्रोल पंप कहाँ पर है? हा? नहीं साहब। अच्छा, ठीक है। इस एरिया के और शहर के सारे पंप्स छान मारो। देखो दर्पण कहाँ काम करता है। हाँ अभिजीत, मुझे मालूम है ये घास में सुई ढूंढने के बराबर है, मगर सुई तो ढूंढनी पड़ेगी ही। मैं ना सुनना नहीं चाहता। देखो कंट्रोल रूम ने सभी पुलिस स्टेशंस को इन्फॉर्म किया है, वो अपने अपने एरिया के पेट्रोल पंप्स चेक कर रहे हैं। मुझे किसी भी हालत में ये दर्पण चाहिए, समझे? अभी 1 मिनट होल्ड ऑन करो। हेलो, हाँ एसीपी प्रद्युमन हियर। हु? मिस्टर कन्नन? हाँ ओके ओके। यस यस, ओह इज दैट सो? विल बी देयर। हाँ हाँ बस समझो हम पहुंचे। ओके अभिजीत, हेलो सुनो, इन्वेस्टिगेशन जहां तक पहुंचा है वही रोक दो। हमें प्रमोद के घर पहुंचना है। प्रमोद के घर पहुंचो, मैं वही मिलता हूं। करीबन 1 घंटा पहले फोन आया था और जैसा कि आप लोगों ने कहा था मैंने कॉलर आईडी लगाया हुआ था। गुड। 98311 73342 मोबाइल फोन से किया गया। मैंने फोन उठाया, बस उसके बाद की बातचीत आप लोग खुद ही सुन लीजिए। मैंने पूरी रिकॉर्ड की है। मेरी मशीन में दोनों तरफ की आवाज रिकॉर्ड होती है। हेलो, साले पुलिस को हमारे पीछे लगवाकर सोचा कि बच जाएगा। पापा जी देखिए, मैं पैसे लेकर मैं बकवास बंद कर। तुझे क्या लगा वो साला सुंदर मर गया तो तेरा टेंशन खत्म? वो तो डरपोक था, लेकिन इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाला। लगा चुका हूँ एक और को तुझसे निपटने के लिए। बेटा तू तो अब गया। मगर देखिए सुनिए बाबा जी, हम एक बार तो बात कर सकते हैं। मैं पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मैं हेलो हेलो। अब आप ही लोग बताएं कि मैं क्या करूं। पैसे तो किसी भी तरह से मैं नहीं चुका सकता। वो उड़ा ही देगा मुझे। अब नेहा से बात की थी, वो कहती है पहले डिवोर्स दो फिर बात करूंगी। चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है एसीपी साहब। इतने घबराते क्यों? मैं तुम्हें अपना गार्ड देता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये टेप हम लोग ले जाते हैं, ठीक है?
अच्छा। सर ये मोबाइल फोन नंबर 9831173342 एक मिस प्रीति देसाई का है। प्रीति देसाई? ये कौन फंस गई इस चक्कर में? नहीं सर, उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पता नहीं? तो फिर उसका नंबर कैसे आया प्रमोद के टेलीफोन पर? सर प्रीति अपने कुछ दोस्तों के साथ होटल रीजेंसी गई थी खाना खाने के लिए। वहां से वो घर वापस आई तो पता चला कि उसका मोबाइल फोन वहीं टेबल पर छूट गया था। उन लोगों ने होटल में जाकर पूछा तो फोन का कुछ पता नहीं चला सर। अच्छा, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही है? लगता तो नहीं है सर, चेकिंग चालू है और वो किसी प्रमोद को भी नहीं जाती सर। दया, फोन करने वाला आदमी बहुत ही स्मार्ट है और अभी अभी खबर मिली है कि पापा जी की जमानत हो गई है। उन्हें उठा के लाओ घर से। कोर्ट ने जमानत दे दी है और अभी मैंने घर में पैर रखा भी नहीं था कि आपके ये पहलवान पहुंच गए और मुझे यहां ले आए। ये बात ठीक नहीं है। घर में पैर नहीं रखा वाली बात सही है पापा जी, मगर यह कैसे हुआ कि जैसे ही आपने जेल के बाहर कदम रखा वैसे ही प्रमोद के घर में आपका फोन गया? मेरा फोन? नहीं, आपका फोन मतलब आपके किसी आदमी ने फोन किया था। एसीपी साहब, आपने भी दुनिया देखी। आपको क्या लगता है मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? साले पुलिस को हमारे पीछे लगवाकर सोचा कि बच जाएगा। पापा जी देखिए, मैं पैसे लेकर मैं बकवास बंद कर। तुझे क्या लगा वो साला सुंदर मर गया तो तेरा टेंशन खत्म? वो तो डरपोक था, लेकिन इस बार मैं कोई गलती। आप ये सब मुझे बार बार क्यों सुना रहे हैं? मैंने कहा ना, प्रमोद से अब मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस अब इसका इंतजार कर रही हूँ कि कब वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन करता है। हाँ, डिवोर्स तो होता ही रहेगा नेहा जी, पर मुझे लगता है आपने ही किसी से ये फोन करवाया होगा। मैं भला क्यों फोन करने लगी? प्रमोद से आप इतनी नफरत करती है, मुझे तो लगता है आपने ही सुंदर को पैसे दिए होंगे प्रमोद को मारने के लिए। मगर वो बेचारा डर गया, तो पता नहीं कैसे आपने उसे रास्ते से हटवा दिया ताकि वो पुलिस के पास न जा सके। एक औरत जो पति से अलग होकर न जाने कैसे गुजारा कर रही है, वो भला ये सब कैसे कर सकती है? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। बोलो। हाँ साहब, मैंने ही आपको फोन किया। इस दर्पण के बारे में क्या खबर है? हाँ साहब, वो यही काम किया करता था 2 दिन पहले तक। ये यहाँ के मालिक। नमस्ते, हम सीआईडी से आए हैं। मैं घनश्याम हूँ। कहिए क्या बात है? इस दर्पण के बारे में पूछना था। दर्पण? हाँ। क्या बताऊँ साहब, एक नंबर का हरामी आदमी था। इतनी बदमाशी किया करता था कि पूछिए मत। अरे कभी ये चोरी कभी वो चोरी, 3 बार तो पेट्रोल चोरी करते हुए पकड़ा गया। मुझे आया गुस्सा, मैंने निकाल दिया। अब कहाँ होगा वो? अब पहले तो यही सोया करता था, अब कहाँ होगा मैंने क्या। अच्छा, आप इसे जानते हैं? अरे ये तो यहाँ काम मांगने आया करता था। अच्छा, अब के बाद आएगा तो इसे काम जरूर दूंगा। अब इसे काम की जरूरत नहीं है। क्यों? ये ऊपर जा चुका है। ओह, लगता है हम सही जगह पर आए। यस सर। सुंदर यहाँ काम मांगने आया और दर्पण से मिला होगा। अच्छा एक बात बताइए, दर्पण का यहाँ कोई दोस्त वोस्त है जिसे वो मिलने आएगा? अब सब मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, वो अपनी पगार नहीं लेगा। जी हाँ, मैंने उसे कहा था महीने के आखिरी में आके पगार ले जाना। महीने के आखिरी में? जी हाँ। मतलब कल? जी हाँ, कल शायद आ जाए। उस पेट्रोल पंप पर कड़ी निगरानी रखो दिन रात, पता नहीं वो दर्पण कब आ जाए। यस सर। स्मृति जी, आप भी हमारे साथ आइए। आपने दर्पण को देखा है, आप शायद उसे पहचान सकती है। जी हाँ साहब, उसी की वजह से तो हुआ है ये सब कुछ। अगर वो ही इस केस की जड़ है तो उसी से पता लग सकता है कि प्रमोद के पीछे सुंदर को किसने भेजा, प्रमोद की पत्नी नेहा ने या फिर पापा जी ने। लगता है वो आएगा। लगे न लगे, अपना तो काम इंतजार करना। फेडरिक्स से सुधाकर जमे हुए हैं? हाँ, फेडरिक्स वहाँ कोने में खड़ा है, गाड़ियों में हवा भर रहा। सुधाकर कार में है, स्मृति भी है उसके साथ। अरे ये क्या, एसीपी साहब आज नई कार में? अरे इधर आओ।
हाँ सर। गाड़ी में ऑयल पानी चेक करो। अच्छा सर। ऑयल चेक करने आता है ना? नहीं आता है तो सीख लेंगे। अरे सीखना है, जाओ जाओ देखो। क्या रे, नया आदमी लगता है तू? साहब यही है। यही है? हाँ साहब। क्यों घनश्याम सेठ, 3 दिन भी नहीं हुए मुझे यहाँ से जाके तुमने नया आदमी रख लिया? हाँ क्यों बे, पगार कितना देता है? बहुत कंजूस है एक नंबर का। सेठ, अपना पैसा तैयार है क्या? मैं देता हूँ तुझे पगार। पैसा चाहिए, देता हूँ तेरे को पैसा। चल। ए, मेरे सुंदर को किधर फंसाया तूने? बताओ बताओ। पानी पानी चाहिए, पानी दो इसे। बोलो, सुंदर को कैसे जानते हो तुम? वो 2-3 बार हमारे पेट्रोल पंप पर आया था काम मांगने के लिए, बस। मुलाकात हो गई? हाँ क्यों? हाँ, पागल आदमी था, सच बोल दिया मालिक को कि जेल से छूट कर आया। तो तूने लपेट लिया उसको? हाँ हाँ, मुझे पता चला कि वो चोरी के जुर्म में जेल गया था। अच्छा, ये बता तू उसके घर क्यों गया था? हैं? सच सच बता वरना। वो ऐसे ही। ऐसे ही? हैं? वो हमारे पेट्रोल पंप पे एक आदमी आया था पेट्रोल भरने के लिए। उसकी कार में सूटकेस रखे हुए थे। सूटकेस? हाँ। फिर? बातों बातों में उसने कहा कि वो शहर से बाहर जा रहा था। उस आदमी का पता था हमारे पंप पे। क्या क्या करते हैं ये बदमाश लोग। फिर क्या किया तुमने? उसका पता निकाला? हाँ। फिर? रजिस्टर में से उसका पता निकाला। हाँ। उस आदमी के घर गया, वहां देखा तो घर में कोई नहीं था। घर में कोई नहीं था तो घुस गया घर में? हैं? नहीं, ऐसे सुंदर को बताया। सुंदर को बताया? हाँ, मैंने बोला कुछ घर में कर ले चोरी, आधा आधा बांट लेंगे। तो वो मान गया? हाँ? नहीं, पहले तो नहीं माना, मगर उसकी भी हालत खराब थी इसलिए मान गया। फिर क्या हुआ? बाद में वो आया ही नहीं। मैं उस आदमी के घर में गया, वहां देखा मालिक था घर पे। हाँ। आसपास लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ कोई चोरी वोरी नहीं हुई थी। चोरी नहीं हुई थी? क्या नाम है उस आदमी का? घर का पता बताओ। उस आदमी का नाम है प्रमोद। प्रमोद? और एड्रेस? 14 द्वारका कॉटेज कार। 14 द्वारका कॉटेज कार? अरे ये तो वही प्रमोद है। यस सर। हाँ, इसका मतलब है सुंदर प्रमोद के घर चोरी करने गया था, खून करने नहीं। तो फिर वो बार बार मरते वक्त क्यों कह रहा था कि मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी नहीं हूं? सर, प्रमोद को लाएं? नहीं, पहले पापा जी को बुलाओ। देखिए साहब, जब आप ठोक बजाकर किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, तब मुझे यहां बुलाइए।
यूं घड़ी घड़ी बुलाकर मुझे यहाँ बैठाने से तो अच्छा है कि आप इस कुर्सी से बांध दीजिए मुझे। अरे पापा जी, आपको यहां बांधकर हमें क्या फायदा होगा? बोलिए। अब फायदा तो हमें तब होगा जब आप अपने होंठ खोलेंगे, कुछ काम की बात करेंगे। अब होंठ तो होठों का क्या है वैसे है। अभिजीत, 18 तारीख को दर्पण सुंदर से मिला। उसने सुंदर को बताया कि प्रमोद के घर में कोई नहीं है, जा चोरी कर ले। और 19 तारीख को जब सुंदर घर वापस लौटा तो उसके हाव भाव बिगड़े हुए थे, वो बौखलाया हुआ था। और 22 तारीख को मर जाता है ना पापा जी। और ऐसा भी हो सकता है कि जब सुंदर प्रमोद के घर में घुसा तो वहां उसे कोई मिल गया, शायद आपका आदमी, क्योंकि प्रमोद घर पर था ही नहीं। मेरा आदमी सुंदर से नहीं मिला, मेरा आदमी प्रमोद से मिला। प्रमोद से? प्रमोद तो हाँ, मैंने उसके पीछे एक आदमी लगा रखा था। उसने मुझे बताया कि प्रमोद शहर छोड़ के भाग रहा है। फिर क्या? मैंने उसे जाने नहीं दिया, रोक लिया। ओह, तो इसका मतलब है प्रमोद बेचारा शहर छोड़कर भाग ही नहीं सका। फ्रेडिक्स, नेहा को लेकर आओ। यस सर। पता चल गया सर? हाँ, सब पता चल गया। चलिए नेहा जी। एसीपी साहब, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ नेहा जी, इन्होंने सब कुछ बता दिया। बता दिया? हाँ, सब कुछ। अरे मैंने क्या बता दिया है? जो कुछ हुआ वही तो बताया है। और नेहा जी, दर्पण भी पकड़ा गया और उसने ये भी बताया कि उसकी और सुंदर की क्या बात हुई। खूनी का पता चल गया नेहा जी। कौन है? जल्दी बताइए ना। मैं तो जिस वक्त से वो फोन आया है डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकला हूं। अपने आप से ही डर के घर में घुस के बैठे रहने में क्या फायदा है? मतलब ये कि ये खून तुमने किया है। तुमने सुंदर को मारा क्योंकि उसे तुमने किसी को मारने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वाह साहब, अच्छा मजाक है। आपने तो खुद सुना था टेप में, कैसे धमका रहा था मुझे। हाँ, ये रिकॉर्डिंग कैसे हुई थी मैं बताता हूं। ये मेरा सेल फोन है, इससे मैं तुम्हारे घर का फोन लगाता हूं। 022-467-1122। ये बजा तुम्हारा फोन। ये फोन मैंने यहां रख दिया। फोन मैंने उठाया। हेलो हेलो, मैं प्रमोद बोल रहा हूं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, नहीं, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही। ये मैंने फोन यहां रख दिया। हेलो, क्यों पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया? हाँ, तुझे क्या लगा तू बच गया? हाँ, उधारी खत्म हो गई? तू तो गया काम से, समझे? हेलो हेलो, पापा जी, मैं किसी भी हालत में आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ हाँ, दोनों तरफ तुम्हारी ही आवाज। क्यों? लेकिन मेरे पास तो मोबाइल फोन है ही नहीं। वो मोबाइल फोन तुमने होटल रीजेंसी से चुराया था। प्रीति देसाई नाम के एक लड़की का मोबाइल फोन होटल रीजेंसी में खो गया था। हमने तुम्हारी फोटो होटल में दिखाई, वहां के वेटरों ने तुम्हें पहचान लिया। उन्होंने कहा कि उस दिन तुम वहां खाना खाने गए थे, जिस वक्त प्रीति देसाई भी वहां खाना खा रही थी। बोलो, तुमने सेल फोन चुराया था या नहीं? बोलो 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 बोलो, वरना कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या मालूम? चुराया था या नहीं? बोलो। क्या बताओ? हाँ, हाँ, अब सारा मामला क्या है जरा प्यार से बताओ। 19 तारीख को जब मैं शहर से भागने की कोशिश कर रहा था तो पापा जी के आदमियों ने मुझे रोक लिया। रात को घर में मैं बैठा सोच ही रहा था कि क्या करूं तो इतने में एक चोर मेरे घर में घुसा है।
बेटा चोरी करता मेरे घर में पुलिस को फोन करता मैं पुलिस को मत बुलाओ साहब, पुलिस को मत बुलाओ साहब। तो फिर किसको बुलाऊं? तेरी सास को? सब गलती हो गई, माफ कर दो साहब। चल मैंने माफ किया, अब तुझे पुलिस मारेगी पुलिस। हाँ सब पुलिस का नाम मत लो साहब, मेरा सत्यानाश हो जाएगा साहब। पिछली बार मेरे को पकड़ी थी तो बहुत मार पड़ी थी मेरे को साहब। तो साहब पहले भी पकड़े जा चुके हैं। अच्छा रुक, मैं तेरा फोटो खींचता हूँ। तेरा फोटो खींचूंगा मैं। बैठ जा। हिल मत। हाँ हिलियो नहीं। फोटो मत खींचो साहब। चल ये अपना बस उठा। चल इधर हाँ तू चल हाथ लगा, किसी चीज को हाथ लगा चल साहब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है साहब। अगर मैं जेल चला गया तो वो मर जाएगी साहब, वो मर जाएगी साहब। ये देख तेरा फोटो, मेरे घर में चोरी करते हुए तेरा फोटो। साहब मैं आपके पाँव पड़ता हूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा साहब, जो बोलेंगे। कुछ भी करेगा? हाँ मैं कुछ भी करूँ। तो तुमने उसे किसी का खून करने के लिए कहा? मगर किसका? ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? मैं और फंस जाऊंगा। बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही। हाँ बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही। मैं नहीं बताऊंगा। सीधी तरह बताते हो या? नहीं बताऊंगा। ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ। हाँ मैं, ये मुझे मरवाना चाहता था, मुझे। एक बार मैं इसके रास्ते से हट जाती तो सारा कुछ इसका हो जाता ना, मगर ये भूल गया कि छोटे से बेटे का क्या होगा। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि शायद सुंदर ने खून करने से मना कर दिया। हाँ सुंदर ने 2 दिन तक कुछ नहीं किया, फिर वो मुझे मिलने आया, मिल की छत पर। मेरे से नहीं होगा साहब, मैं बहुत सोचा करके, पर मेरे से ये काम नहीं होगा साहब। अगर नहीं होएगा तो तू जेल जाएगा। मैं पुलिस को बताऊंगा कि तू मेरे घर घुसा था, मेरा घर लूटने के लिए। ठीक है साहब, मंजूर है मेरे को, लेकिन मेरे से ये काम नहीं होगा साहब। तू ये काम करेगा? तू ये काम करेगा? नहीं साहब, अगर मैं बचेगा तो आप भी बचेगा साहब, आप भी जेल जाएगा साहब। हाँ मैं बोल देगा। एक खूनी को हम लोग मासूम समझ बैठे, एक खून के जुर्म में और एक खून की प्लानिंग करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।